हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारा कड़ी पर स्वागत है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है गति। तो इसमें हमने क्या समझ लिया था? गति समझ लिया था। गति किसे कहते हैं और गति की परिभाषा क्या है, गति कितने प्रकार की होती है ये भी समझ लिया था और सभी की परिभाषाएं भी समझ ली थी। साथ के साथ हमने गति के रूप को भी समझ लिया था। क्या? साथ के साथ हमने गति के रूप को भी समझ लिया था। ठीक है, गति के जो रूप हैं वो कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। कितने? दो। और हमने समझा था अगर हम दूरी के आधार पर बात करेंगे, दूरी के आधार पर, किस पर? दूरी के आधार पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। और अगर हम वेग के आधार पर बात करेंगे, वेग के आधार पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको विस्थापन के आधार पर बात करेंगे, इसके विस्थापन के आधार पर बात करेंगे तो इसको हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। तो हमने ये समझ लिया था कि यदि गति को दूरी के आधार पर मापा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और अगर दूरी और यदि गति को विस्थापन के आधार पर मापा जाए तो उसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो हमने पिछली वाली लेक्चर में चाल की परिभाषा भी समझ ली थी, वेग की परिभाषा भी समझ ली थी, साथ के साथ इन दोनों में डिफरेंस भी समझ लिया था और हमने चाल के प्रकारों को भी समझा था। क्या समझा था? चाल के प्रकार। तो हमने आपको बताया था कि चाल कितने प्रकार की होती है। नंबर एक समान चाल, एक समान चाल। और नंबर दो असमान चाल, असमान चाल। और औसत चाल, औसत चाल। और तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल। क्या? तात्क्षणिक चाल। तो ये चाल के प्रकार होते हैं जिसमें हमने एक समान चाल और असमान चाल को समझ लिया था। आज के लेक्चर में हम समझेंगे क्या औसत चाल किसे कहते हैं और तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं। और इसी के साथ साथ हम वेग की परिभाषा तो पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन हम वेग के प्रकार भी समझेंगे। क्या समझेंगे? वेग के प्रकार। तो वेग के प्रकार की बात करेंगे तो एक समान वेग, क्या? एक समान वेग और असमान वेग, असमान वेग और औसत वेग। क्या? औसत वेग और तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग। और इसी के साथ साथ हम इसमें आज कवर करेंगे त्वरण, हो सका तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने क्या है, एक समान चाल को समझ लिया था, तो इसको पुनः दोहरा देते हैं। एक समान चाल किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति जब कोई वस्तु, क्या? जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसको एक समान चाल कहते हैं। और जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करती है तो उसको क्या बोलते हैं? असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे औसत चाल को। किसको? औसत चाल को बात करते हैं। तो इधर हम हेडिंग लगाते हैं औसत चाल। क्या? औसत चाल। तो औसत चाल किसे कहते हैं? जैसे कि कोई वस्तु समान समय में जितनी दूरी तय करेगी, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में मतलब समान समय में जितनी दूरी तय करेगी तो उस कुल दूरी में जितना समय लगेगा उस कुल समय का उसमें भाग देने पर जो हमें चाल प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कहेंगे औसत चाल। क्या कहेंगे? औसत चाल। तो इसका मतलब हो गया औसत चाल जो है, औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल दूरी में लगा समय, लगा समय। इसको हम कह सकते हैं कुल समय। क्या कह सकते हैं? कुल समय। जैसे कि अगर हम एक ग्राफ से समझें तो एक ग्राफ से हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इधर है समय, क्या है? समय है जो कि आवर्स में है। यहाँ 1 घंटा, यहाँ 2 आवर्स, यहाँ 3 आवर्स, यहाँ 4 आवर्स। यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर,
ये आपका दूरी है, क्या है, दूरी, और वो किस में है, किलोमीटर में है। ये आपकी दूरी है किलोमीटर में, यहाँ 3 किलोमीटर, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो पहले घंटे में जो है दूरी, पहले घंटे में अभी वस्तु यहाँ पर है 0,0 पर, तो वस्तु यहाँ पर पहुंच जाती है और यहाँ पर कितनी दूरी चली गई है, यहाँ पर जो दूरी चली गई है वो चली गई है आपकी 1 किलोमीटर। और कितना समय हो गया, समय हो गया यहाँ पर 1 घंटा। उसके बाद वस्तु यहाँ पहुंच जाती है, कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ। यहाँ समय कितना हो गया है, यहाँ समय हो गया 2 घंटे, लेकिन वस्तु यहाँ पहुंच कहाँ जाती है, 3 किलोमीटर पे। फिर वस्तु पहुंच जाती है यहाँ पर, कहाँ पहुंच जाती है, वस्तु पहुंच जाती है यहाँ। तो वस्तु यहाँ पहुंच जाती है तो वस्तु को समय कितना लगता है, समय देखा जाए तो लगते हैं 4 घंटे। तो वस्तु यहाँ टाइम कितना हो चुका है, 4 घंटे। पहले 1 घंटे में वस्तु यहाँ पहुंचती है जहां पर दूरी है 1 किलोमीटर। दूसरे घंटे में वस्तु यहाँ पहुंच जाती है तो दूरी हो जाती है 3 किलोमीटर। चौथे घंटे में वस्तु जो है वो यहाँ पहुंच जाती है और दूरी हो जाती है 4 किलोमीटर। कितनी हो जाती है, तो वस्तु दूरी तय कर लेती है 4 किलोमीटर। पहले घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय की है, दूसरे 1 घंटे में वस्तु ने 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर दूरी तय की है। अगले 2 घंटे में वस्तु ने 1 किलोमीटर दूरी तय की है, मतलब पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 2 किलोमीटर, फिर अगले 2 घंटे में 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु है उसने अलग अलग घंटे में अलग अलग दूरी तय की है। क्या कही है, उसने समान 1 घंटे में, यहाँ पर समान 1 घंटा है ना, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो उसने यहाँ पर समान घंटे में अलग अलग दूरी तय की है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सपोज दैट इसको मान लेते हैं, हाँ, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 घंटे में कितनी दूरी तय की है, 2 घंटे में दूरी तय की है उसने कितना, 1 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ बात करें 3 किलोमीटर पे वस्तु सपोज दैट यहाँ पहुंच जाती है, तो ये है आपका 3.5 का, तो यहाँ पर वस्तु ने दूरी कितनी तय कर ली है, 3.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर समान घंटे में वस्तु ने क्या की है, अलग अलग दूरी तय की है। तो पहले वस्तु यहाँ थी, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये जो वस्तु, ये जो पूरी दूरी है वो क्या हो जाएगी, वस्तु की कुल दूरी हो जाएगी। तो वस्तु की कुल दूरी कितनी हो गई, 1 किलोमीटर, 1, ये 2, ये 3, ये 4, सॉरी ये 3, ये 4। तो वस्तु ने कुल कितनी दूरी चली है, 4 किलोमीटर। और यहाँ पर टाइम कितना हो चुका है, टाइम हो चुका है आपका 4 घंटे। कितना हो चुका है, 4 घंटे में वस्तु ने कितनी दूरी तय की गई है, तो वस्तु ने दूरी तय की है 4 किलोमीटर। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसने प्रत्येक 1 घंटे में अलग अलग दूरी तय की है, क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि उसने प्रत्येक 1 घंटे में अलग अलग दूरी तय की है, ना कि समान दूरी। तो यहाँ पर औसत दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर औसत दूरी हो जाएगी, उसने कुल कितनी दूरी तय की है। अगर हम इसको 10 मान लें, इसको 20 कर दें, इसको 30 कर दें, इसको 40 कर दें, तो 10 और ये कितना हो जाएगा, 30, 30 और 60, और ये 60 और 40, 100। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 किलोमीटर। तो कितनी दूरी तय की है, 100 किलोमीटर दूरी तय की है। कुल कितने घंटे में, कुल कितने समय में, 1, 2, 3, 4, तो कुल 4 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है, तो ये हो गया उसका 4 घंटे। तो जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये आएगा 25 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो हमने जैसा कि आपको बताया है, औसत चाल किसे कहते हैं, कुल दूरी। यदि किसी वस्तु द्वारा कुल दूरी तय की जाती है, मतलब समान समय में जो अलग अलग दूरी तय की गई है, समान समय में जो अलग अलग दूरी तय की गई है, उस दूरी का कुल योगफल, उस कुल दूरी और उसमें जितना भी समय लगा है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल कितना समय लगा हुआ है, 4 घंटे। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की गई है, कितना हो गया, यहाँ से 10, 20, 30 और 30, 60 और 40, 100। तो 100 किलोमीटर दूरी जाने में जो टाइम लगा है वो 4 घंटे लगे हुए हैं। अगर हमने 4 का स्माइट डिवाइड दिया तो 25 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गया। तो ये हो गई औसत चाल, किसकी, वस्तु की औसत चाल। तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी, 25 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो 1 घंटे में औसत चाल उसकी कितनी है, 25 किलोमीटर।
लेकिन यहाँ पर 1 घंटे में वस्तु अलग अलग दूरी तय करती है। लेकिन जब हमने एवरेज निकाला, औसत निकाला, तो कितना आ रहा है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम यहां समझते हैं, जब वस्तु समान समान समयांतरालों में या समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करती है, अलग अलग दूरी तय करती है, तब वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी में लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। वस्तु की औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर जो वस्तु है वो अलग अलग घंटे में, मतलब यहाँ 1 घंटा, यहाँ पर 1 घंटा है, तो यहाँ पर ये समान समय चल रहा है, मतलब अलग अलग 1-1 घंटा है, तो समान समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है। तो कुल दूरी में जो समय लगेगा उसका कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे? उसको हम वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा औसत चाल किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? अब तात्क्षणिक चाल को हम ऐसे समझेंगे, जैसे कोई वस्तु 1 घंटे में दूरी तय करती है। क्या करती है? कोई वस्तु 1 घंटे में दूरी तय करती है। यदि इस 1 घंटे के अंदर किसी विशेष पार्टिकुलर टाइम पर, जैसे कि 6वें सेकंड में, 7वें सेकंड में, किसी विशेष पार्टिकुलर टाइम पर वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जाएगी उसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं। तो यहां पर हेडिंग लगाते हैं क्या? तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल कैसे समझते हैं? किसी वस्तु द्वारा किसी विशेष या निश्चित क्षण में चाल को उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये तात्क्षणिक चाल है। क्या है? ये तात्क्षणिक चाल जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा विशेष समय में चली दूरी और प्लस विशेष समय। क्या हो जाएगा? विशेष समय। तो हो जाएगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा एस जो है वो क्या है? विशेष समय में चली गई दूरी, और डेल्टा टी क्या है? विशेष समय है। क्या है? विशेष समय है। तो यहां पर हम इस तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा विशेष समय में तय की गई दूरी
तय की गई दूरी और उस विशेष समय या क्षण के अनुपात को उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे किसी वस्तु द्वारा विशेष समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा विशेष समय में तय की गई दूरी और उस वस्तु के विशेष समय में और उस विशेष समय या क्षण के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि औसत चाल किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु 1 घंटे में दूरी तय कर रही है, ठीक है, तो उसके किसी विशेष क्षण जैसे 12वीं सेकंड, 11वीं सेकंड में, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में जो वस्तु दूरी तय करेगी, उसे उस वस्तु की जो चाल होगी उस समय पर, उस चाल को हम क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो ये विशेष समय में चली गई दूरी क्या है? डेल्टा एस है, और विशेष समय क्या है? डेल्टा टी है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु विशेष समय मतलब डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करती है, तो यहाँ देख लो इसको किस तरीके से लिखते हैं। यदि कोई वस्तु डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय बोले तो विशेष क्षण में, है ना, समय में डेल्टा एस दूरी तय करती है, दूरी तय करती है, तो उसे उस वस्तु की तय करती है तब वस्तु की तात्क्षणिक चाल क्या हो जाएगी? डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, मीटर प्रति सेकंड। यदि हम मीटर में बात कर रहे हैं तो, ठीक है, तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम समझेंगे वेग के प्रकार। एक समान वेग किसे कहते हैं, असमान वेग किसे कहते हैं, औसत वेग किसे कहते हैं, और तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये है कि किसी वस्तु की तात्क्षणिक चाल को स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्या है? मापा जाता है। तो किसमें मापा जाता है? तो जो तात्क्षणिक चाल है उसको कौन मापता है? स्पीडोमीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रत्येक क्षण पर उस वस्तु की चाल को जो मापता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करो। तो अब हम समझेंगे वेग को। तो वेग की क्या परिभाषा है ये हम आपको समझा चुके हैं, और वेग के प्रकार जो है उनको हम इसमें कवर करेंगे। अब क्या है वेग? तो क्या है वेग का? एक प्रकार है एक समान वेग, और दूसरा क्या है? असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। जैसा कि हमने आपको चाल के प्रकार बताए थे अभी, सेम उसी प्रकार असमान वेग और
एक समान वेग, औसत वेग और ताक्षणिक वेग की डेफिनेशन होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें दिशा नहीं होती है और इसमें क्या है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग। तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं एक समान वेग की। किसकी? एक समान वेग। तो एक समान वेग किसे कहते हैं? किसी 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 वस्तु द्वारा एक निश्चित एक निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान तय की गई तय की गई दूरी को या तय की गई दूरी को, यहां पर क्या है, जब किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में समान समांतराल में समान तय की गई दूरी को, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। दूरी को हम क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। यहां दूरी भी लिख सकते हो आप और विस्थापन भी लिख सकते हो। क्या है? विस्थापन भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर एक निश्चित दिशा में इंडिकेट कर दिया गया है, तो एक निश्चित दिशा में दूरी चले या विस्थापन चले, बात एक ही है ना। चलिए, तय की गई दूरी या विस्थापन को उस वस्तु की एक समान एक उस वस्तु का एक समान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु या किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, किसमें, एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान तय की गई दूरी को या विस्थापन को उस वस्तु का एक समान वेग कहते हैं। तो इसको हम ग्राफ से समझेंगे तो इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4। यहां पर है समय जो कि आवर्स में है और यहां पर है दूरी। क्या है? यहां पर दूरी है जो कि किलोमीटर में है। ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 4 और ये 5। तो एक घंटे में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? एक घंटे में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। वस्तु यहां पहुंच जाती है। अगले 2 घंटे में वस्तु कहां पहुंच जाती है? यहां 3 किलोमीटर पे। अगले तीसरे घंटे में वस्तु कहां पहुंच जाती है? यहां 4 किलोमीटर पे। अगले चौथे घंटे में वस्तु कहां पहुंच जाती है? 4 किलोमीटर, सॉरी, अगले चौथे घंटे में वस्तु 5 किलोमीटर में पहुंच जाती है। तो यहां से 1 घंटे में एक दूरी, दूसरे घंटे में फिर 1 किलोमीटर, यहां से 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी, दूसरे घंटे में वस्तु यहां पहुंच जाती है। तो यहां पर 2 और यहां पर 3 और यहां पर 4। तो यहां पर क्या है? समान घंटे में समान दूरी तय कर रही है। क्या हो रही है? यहां पर जो वस्तु है एक निश्चित दिशा में, क्या यहां पर वस्तु एक निश्चित दिशा में समान घंटे में समान दूरी तय कर रही है। क्या कर रही है? समान घंटे में समान दूरी तय करती है। पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे अगले घंटे में फिर 1 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में फिर 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में फिर 1 किलोमीटर। इस तरीके से प्रत्येक घंटे में वस्तु जो है वो 1 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। वो भी कहाँ? एक निश्चित दिशा में। जब एक निश्चित दिशा में दूरी तय करते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं? विस्थापन कह देते हैं। दिशा के साथ दूरी तय की जाती है, उसको ही विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर दिशा को इंडिकेट यहाँ कर दिया जाता है, कर दिया गया है। तो ये दूरी लिखो या विस्थापन लिखो, बात एक ही है फिर दिशा के साथ। तो ये हो गई आपकी एक समान दूरी। आई होप आपको ग्राफ के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एक समान दूरी। एक समान दूरी में क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समांतराल में एक निश्चित दिशा में अलग अलग
अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उस वस्तु का असमान वेग कहते हैं। या विस्थापन जो है, अलग अलग विस्थापन तय किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं असमान वेग। तो असमान वेग क्या हो जाएगा, असमान वेग किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, किसमें, एक निश्चित दिशा में। हम निश्चित दिशा की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वेग है और वेग क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए निश्चित दिशा की बात कर रहे हैं। एक निश्चित दिशा में समान समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान असमान तय किए गए असमान या समान समांतराल में, समान समांतराल में असमान तय किए गए विस्थापन को, विस्थापन को या दूरी को, दूरी को उस वस्तु का असमान वेग कहते हैं, उसे उस वस्तु का असमान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, किसमें, जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है या असमान दूरी तय करती है, असमान विस्थापन या दूरी तय करती है, क्या करती है, दूरी तय करती है, तय करती है, तो उसे तो उसे तो उसे वस्तु का असमान वेग कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का असमान वेग कहते हैं। तो ग्राफ के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। ये है समय, क्या है, ये समय है आवर्स में। और ये 1, ये 2, यहाँ पर 10, ये 20 और ये 30 और ये 40 और ये 50। तो यहां पर देखा जाए तो ये इधर क्या है, विस्थापन है, या इसको दूरी मान लो, क्या है ये दूरी है। तो यहां से कोई वस्तु, अब हमने देखा यहां से वस्तु यहां पहुंच गई, तो 1 घंटे में समय कितना लगा, सॉरी 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है वस्तु ने, 10 किलोमीटर। कितनी तय की है, 10 किलोमीटर। अब अगले अगले 1 घंटे में वस्तु पहुंच जाती है यहाँ, अगले एक घंटे में वस्तु कहाँ पहुंच जाती है, 30 किलोमीटर पे। कहाँ पहुंच जाती है, 30 किलोमीटर पे। फिर अगले अगले घंटे में वस्तु कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ 20 किलोमीटर पे। कहाँ पहुंच जाती है, 20 किलोमीटर पे। कहाँ पहुंच जाती है, 20 किलोमीटर पे। चाहे हम इसको कह सकते हैं 20 किलोमीटर पे पहुंच जाती है। और अगले में वस्तु कहाँ पहुंच जाती है, अगले में पहुंच जाती है वस्तु यहाँ। अगले घंटे में वस्तु पहुंच जाती है यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ हो जाता है 50 किलोमीटर। कितना, 50 किलोमीटर। तो ये पहले वस्तु यहाँ पहुंचती है, फिर यहाँ पहुंचती है, फिर यहाँ पहुंचती है। ठीक, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पहले 1 घंटे में वस्तु कितना, 10 किलोमीटर चलती है। फिर अगले 1 घंटे में वस्तु 10 और 10 30, तो 20 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है, 20 किलोमीटर। टोटल 30 हो गई, 10 इसको निकाल के कितना चलती है अगले 1 घंटे में, 20 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में वस्तु क्या है, रिवर्स लौट आती है। कितना चलती है, विपरीत डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलती है। तो अगले में वस्तु यहां से चली थी और यहाँ पर पहुंच चुकी है ए पॉइंट पर। तो ये जो दूरी, ये जो रास्ता है, ये है आपका, ये जो आपका है, क्या है, ये आपकी दूरी है। क्या है ये आपकी दूरी है। अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, सीधा इस तरीके से ये हो जाएगा आपका विस्थापन। क्या हो जाएगा, ये आपका विस्थापन है। क्या है, ये आपका विस्थापन है। और ये जो चल रही है ये आपकी दूरी है, ठीक है।
लेकिन इसको हम निश्चित दिशा में, क्या, निश्चित दिशा में दूरी भी कहते हैं, दूरी। क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना था, ए पॉइंट पे पहुंचना था, तो यहां से सीधी डायरेक्शन में कहाँ पहुंचेंगे, ए पॉइंट पर। और जब हम ए पॉइंट पर बात करेंगे तो यहां से दूरी कितनी रहेगी, 10, 20, 30, 40, 50। तो कितने किलोमीटर दूरी तय की गई है एक निश्चित दिशा में, 50 किलोमीटर। कितनी, 50 किलोमीटर तय की है। वैसे देखा जाए तो 30, 30 और फिर ये 10, 40, 40, 40 के बाद फिर ये 10, 40 के बाद फिर ये 10, 50, 50 के बाद फिर ये 10, 60, और 60 के बाद फिर ये 10, तो कितना हो जाएगा, 70। तो इस तरीके से उसने कितने किलोमीटर दूरी तय कर ली, दूरी ज्यादा है, विस्थापन कम है। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में असमान दूरी या विस्थापन तय किया जाता है, तो उस वस्तु का हम क्या बोलते हैं, असमान वेग कहते हैं। और यहाँ पर समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जा रही है एक निश्चित दिशा में, क्या है, एक निश्चित दिशा में, तो उसको हम क्या बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे असमान वेग कहेंगे, क्या बोलेंगे, असमान वेग कहेंगे। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे औसत वेग को। तो औसत वेग क्या है, जैसा कि हमने अभी आपको औसत चाल बताई थी, सेम औसत वेग भी वही है। तो आई होप आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आपको औसत वेग बताते हैं। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं औसत वेग। क्या समझते हैं, औसत वेग। तो औसत वेग किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में असमान वेग से गति करती है तो उसके द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में असमान वेग से गति करती है या असमान वेग से गति करती है तो उस वस्तु द्वारा तो वस्तु द्वारा तय किए कुल विस्थापन और उसमें लगे समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। अर्थात क्या, यदि वस्तु कुल समय मतलब कुल डेल्टा टी समय में, कुल समय डेल्टा टी, या हम कह सकते हैं अर्थात वस्तु डेल्टा टी समय में, टी समय बोले तो कुल समय में, कुल समय में कुल दूरी डेल्टा एस तय करती है तब वस्तु की चाल, तब वस्तु का औसत वेग। तो तब वस्तु का औसत वेग क्या हो जाएगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। यहाँ दूरी का मतलब यहाँ विस्थापन भी कह सकते हैं, क्या, विस्थापन, क्योंकि निश्चित दिशा दे रखी है ना, तो दूरी भी कहोगे तो भी चलेगा, लेकिन दिशा के साथ, या विस्थापन कह सकते हैं। तो यहाँ पर औसत वेग को हम वी ए से भी दर्शाते हैं। ए का मतलब हो गया एवरेज और वी का मतलब हो गया वेलोसिटी। तो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी,
ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, यदि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग, मतलब जिसका प्रारंभिक वेग v है और अंतिम वेग क्या है, जिसका प्रारंभिक वेग हम क्या मान लेते हैं u और उसका अंतिम वेग मान लेते हैं v, तो उसका औसत वेग क्या हो जाएगा, तो उनके औसत वेग में हम 2 का डिवाइड दे देंगे, क्योंकि जो समय है वो क्या हो जाएगा, एवरेज हम किस तरीके से निकालते हैं, जितनी जितनी संख्याएं होंगी उन संख्याओं का योगफल करके और उन संख्याओं को कुल संख्या से भाग देने पर हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। तो ऐसे ही दो वेग होंगे, तो वेग कितनी संख्या में है, 2 में, दो संख्याओं को उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम एवरेज भी निकाल लेंगे। किस तरीके से, इसमें अगर हम देखें तो नोट पॉइंट में इस तरीके से, यदि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, तब वस्तु का औसत वेग, क्या हो जाएगा, u प्लस v बाई 2। यहां पर कितने वेग हैं, 1 और 2, क्या है, 1 और 2 वेग है, तो जितनी संख्या होती है उनको ऐड कर देते हैं और कितनी संख्या है उसके नंबर से उसमें डिवाइड दे देते हैं, तो वो आ जाता है आपका औसत वेग। तो यहाँ पर u प्लस v दो वेग हैं और ये संख्याओं में कितने, 1 और 2, इसलिए 2 से इसको डिवाइड दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा इसका औसत वेग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर एक एग्जांपल अगर हम समझें, तो जैसे एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, एक एग्जांपल ये है कि एक वस्तु की विभिन्न चालें हैं, तो एक वस्तु की क्या है, विभिन्न चालें हैं, जैसे मैंने कहा एक वस्तु का असमान वेग क्रमशः जैसे मैंने कहा 10, फिर ये 30, फिर मैंने कहा 40, फिर मैंने कहा 40, फिर मैंने कहा 5 और फिर मैंने कहा, चलो इसको 3 और इसको मैंने कहा 7 मीटर प्रति सेकंड में है, तब इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत वेग, तो औसत वेग क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 3 प्लस 7, ठीक, और ये संख्याओं में कितने, 1 2 3 4 5, कितना है 5। तो अगर इनको काउंट करें, पहले औसत वेग, औसत किसको कहते हैं, औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब क्या है, औसत का मतलब होता है जितनी हमें संख्याएं दी जाती हैं उन सभी का योगफल और उनकी संख्याओं से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, औसत कहते हैं। तो हम औसत वेग की परिभाषा को इस प्रकार भी कह सकते हैं, विभिन्न वेगों के योगफल में उनकी कुल संख्या से भाग देने पर जो वेग प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत वेग। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 50 और ये भी हो गया आपका 50, तो ये 100 हो गया और 2 से डिवाइड देने पर कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। ठीक ठीक, तो ये कितना आ गया है, ये अगर हम इसको 5 से डिवाइड देंगे, 5 से डिवाइड दिया तो कितना आ गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा को एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप इसकी परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं, चलिए इसको रफ कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा ये आ जाएगी, एक वस्तु की औसत चाल, एक वस्तु की औसत वेग, औसत चाल नहीं औसत वेग, औसत वेग को उसके असमान, उसके कुल असमान वेग के, उसके कुल असमान वेग के कुल योग में उसकी कुल संख्याओं,
के योग से, या हम कह सकते हैं एक वस्तु का औसत वेग, एक वस्तु का औसत वेग, क्या, एक वस्तु का औसत वेग उसके कुल असमान वेगों के योगफल में, उसके कुल असमान वेगों के योग में या योगफल में, किसमें, योगफल में, कुल योगफल में उनकी संख्या से, उनकी कुल संख्या से भाग 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 देने से प्राप्त संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राप्त संख्या को कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने इस पे ये लिखा है कि एक वस्तु का असमान वेग, एक वस्तु का जो असमान वेग है उनके कुल योगफल में, इन ये जो वस्तु है इसके जो असमान वेग हैं इनके योगफल में उनकी कुल संख्या से भाग दे रहे हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। एक वस्तु का औसत वेग, एक वस्तु का औसत वेग, एक एक वस्तु का औसत वेग को उसके कुल असमान वेग में, उसके कुल असमान वेग में, उसके कुल असमान वेग, उसके ये जो कुल असमान वेग है के योगफल में, इनका हमने योग किया, योगफल में उनकी कुल संख्या से, उनकी कुल संख्या मतलब 1 2 3 4 5, उनकी कुल संख्या से भाग देंगे और भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसका औसत वेग कहते हैं, प्राप्त संख्या को कहते हैं क्या, औसत वेग कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक वस्तु के असमान वेगों को, एक वस्तु के असमान वेग के योगफल को उनकी संख्याओं के योग से, उनकी संख्याओं से 1 2 3 4 5, इनकी संख्या कितनी है 5, उनकी संख्याओं से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसमें तात्क्षणिक वेग को भी समझ लेते हैं। तो तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, तात्क्षणिक वेग, जैसे हमने आपको बताया था तात्क्षणिक चाल कि किसी वस्तु द्वारा विशेष, किसी वस्तु द्वारा किसी विशेष या किसी विशेष क्षण में उस वस्तु की चाल को हम क्या बोलते हैं, उसकी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। सेम यहाँ पर भी क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे, क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। तो क्या, किसी किसी वस्तु द्वारा किसी विशेष या निश्चित क्षण में वेग को उस वस्तु का तात्क्षणिक वेग कहते हैं, क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। जैसे माना एक वस्तु परिवर्तित वेग से अल्प समयांतराल डेल्टा टी में परिवर्तित विस्थापन डेल्टा एस तय करती है, तब उस वस्तु का विस्थापन नहीं, तब उस वस्तु का तात्क्षणिक वेग, तो तब उस वस्तु का तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया था आपको, तात्क्षणिक वेग
मीटर प्रति सेकंड। और वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? दूरी के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। लेकिन पर्टिकुलर समय में क्या, किसी विशेष क्षण में विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अल्पतम या किसी निश्चित क्षण में वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन को हम उस वस्तु का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु के विस्थापन किसी वस्तु के वेग में किसी वस्तु के वेग में एक निश्चित क्षण या विशेष समय में हुए परिवर्तन, किसी वस्तु के विस्थापन लिखो, या किसी वस्तु के विस्थापन में निश्चित क्षण या विशेष समय में हुए परिवर्तन की दर को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उसका तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु के विस्थापन में किसी विशेष समय में हुए परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? उस वस्तु का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम कल कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे वो बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम त्वरण को कवर करेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।